बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशन चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा के ऊपर। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है कि हाउ बेक ईएमएफ इज जनरेटेड इन एसी एंड डीसी मोटर। तो कहता है कि एसी मोटर के अंदर बेक ईएमएफ किस तरह जनरेट होता है या डीसी मोटर के अंदर बेक ईएमएफ किस तरह जनरेट होता है। तो दूसरा ये पार्ट में आगे बढ़ा दिया कि हाउ बेक ईएमएफ इज बेनिफिशियल फेवरेबल फॉर द मोटर। मोटर के लिए कैसे फायदेमंद है, यानी कि अगर ये जो जनरेट होता है बेक ईएमएफ किसी एसी मोटर के अंदर, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वाली मोटर में या डीसी डायरेक्ट करंट वाली मोटर के अंदर, तो ये पहले तो ये जनरेट किस तरह से होता है और दूसरा सवाल ये कि ये कैसे फायदेमंद होता है मोटर के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेक ईएमएफ किस तरह जनरेट होता है। तो कहता है बेक ईएमएफ इन मोटर के अंदर जनरल पढ़ेंगे, इसमें एसी और डीसी दोनों ही होंगे। कहता है बेक ईएमएफ इन द मोटर, मोटर के अंदर इज द सेल्फ जनरेटेड ईएमएफ, यानी कि बेक ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ जो होता है, सेल्फ ही जनरेटेड जो ईएमएफ होता है उसको बेक ईएमएफ कहा जाता है। वो करता है क्या, इट अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द मोटर। जो भी अप्लाइड वोल्टेज है जिसकी वजह से जनरेट हुआ है, कहता है ये उसी को अपोज करता है। हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है इसके अंदर, मोटर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर यही पढ़ा है हमने यहाँ पे। तो बेक ईएमएफ क्या होता है, वो सेल्फ जनरेट हो रहा होता है किसी भी मोटर के अंदर, लेकिन जिसकी वजह से जनरेट होता है जो अप्लाइड वोल्टेज होते हैं। देखें दो तरीके कार हैं, एक तो स्टेटर के जरिए हम सप्लाई देते हैं, तो स्टेटर की सप्लाई जो है वो उसको अपोज करेगा ये बेक ईएमएफ, तो वो होगा अल्टरनेटिंग, वो होगी एसी मोटर के अंदर। डीसी मोटर में क्या होता है, जो हम क्या करते हैं रोटर को सप्लाई देते हैं, रोटर की सप्लाई को ही अपोज कर देता है बेक ईएमएफ। यानी कि ये जो बेक ईएमएफ है, जनरल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, एसी और डीसी में बैफ्रिकेशन नहीं की है, लेकिन सिंपल लिखा है कि बेक ईएमएफ का काम ये है, ये जो ईएमएफ होता है, बेक ईएमएफ जो होता है, ये खुद ब खुद ही जनरेट हो रहा होता है, लेकिन किसकी वजह से होता है, ये अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, ये उसी को अपोज करता है। ठीक है, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। एसी में याद रखिएगा स्टेटर को देते हैं एसी सप्लाई, और डीसी वाले में रोटर को देते हैं डीसी सप्लाई। देखिए अब इसमें इसको थोड़ा सा इसको पढ़ाएंगे और डेफिनेशन के जरिए, लेकिन जिस अप्लाइड वोल्टेज या से ये जनरेट हुआ ये उसी को अपोज करता है। तो इसी डेफिनेशन इस तरह कह सकते हैं, अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द क्वाइल, किसी भी क्वाइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा हो या किसी वायर क्वाइल की वायर में हो रहा हो, किसके, ऑफ रोटर या आर्मेचर। अब ये हम चलेगा एसी के अंदर, एसी मोटर के अंदर, ठीक है जी। तो कहता है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग हो रही होगी रोटर की क्वाइल के अंदर, या रोटर कह लें या आर्मेचर कह लें, ठीक है, रोटर या आर्मेचर दोनों में से एक ही कह लें। आर्मेचर में ये होता है कि वोल्टेज इंड्यूस वहीं पे होते हैं, उसको आर्मेचर कहा जाता है। तो रोटर के अंदर, जो रोटर की वायर के अंदर जो भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा होगा, तो क्या होगा, जनरेट कर देगा ईएमएफ, बेक ईएमएफ को इन द क्वाइल, रोटर की क्वाइल के अंदर, आर्मेचर की क्वाइल के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर देगा, बेक ईएमएफ को पैदा कर देगा। जिस जो ये जो बेक ईएमएफ होगा पोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये जनरेट हुआ है बेक ईएमएफ, लेकिन ये उसी को ही अपनी जिसकी वजह से जनरेट हुआ है उसी को अपोज करेगा। एंड चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स वाज जनरेटेड बाय द अप्लाइड वोल्टेज, और चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स किससे जनरेट होता है, ये अप्लाइड वोल्टेज की वजह से हो रहा होता है, किसके, स्टेटर की ऑफ द मोटर, यानी कि एसी को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, उसमें जनरल था दोनों थे, लेकिन यहाँ पे मैं एसी को डिफाइन कर रहा हूँ। हैंस सेल्फ जनरेटेड बेक ईएमएफ इनडायरेक्टली अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। कहने का मकसद ये कि स्टेटर को हम देते हैं अप्लाइड वोल्टेज करते हैं, यानी उसको वोल्टेज देते हैं स्टेटर को, स्टेटर की जो फील्ड होती है वो कट करती है रोटर को। ये भी थोड़ा समझा देंगे आगे जाके आपको, ठीक है जी। तो कहते हैं यहाँ पे कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो हुआ था किसी कॉइल के अंदर, किसके, रोटर की जो कॉइल में चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ था उसको उसकी वजह से बेक ईएमएफ जनरेट हो गया था रोटर के अंदर, और रोटर के बेक ईएमएफ ने इसी को अपोज करना शुरू कर दिया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी वजह से आता है स्टेटर की में जब अप्लाई करते हैं आप वोल्टेज को, ठीक है। जब इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे करके देखिएगा, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाई है, फिगर का सहारा लिया है आपको। देखें ये एक एसी सप्लाई का दिखाया और एक डीसी का दिखाया, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, डीसी सोर्स भी। क्या करते हैं, देखें तीन वायर नजर आ रहे हैं, ये 3 फेज की मोटर दिखाई जा रही है आपको, ठीक है, ये स्टेटर है इसका, ये वाइंडिंग नजर आ रही है आपको। इसमें जैसी सप्लाई देंगे तो इसके अंदर 3 फेज होने की वजह से क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाएगा, सिंगल फेज नहीं 3 फेज की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस रोटर को इसके अंदर हम इन कर देंगे, रख देंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इसको कट करेगा और इसके अंदर इंड्यूस कर देगा
ईएमएफ को, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वजह से इसके अंदर खुद एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी और वो इसको अपोज करेगी किसको, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को जो इसके अंदर हो रहा था इस फील्ड की वजह से। और नतीजा क्या होगा, एंड के अंदर जो सप्लाई वोल्टेज था वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये था एसी मोटर का। डीसी मोटर में क्या होता है, जैसे सेल से दिखा दिया, बैटरी से दिखा दिया, ठीक है, यहाँ बुशेस लगे हुए हैं ब्रेक वाले और ये कम्यूटेटर लगा हुआ है। तो क्या करता है ये, जैसे ही ये सप्लाई देते हैं तो क्या होता है इसके अंदर मैग्नेटिक ये जो कॉइल है मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन वो कट कर हिट होता है, कट करता है किसको, पहले से ही एक परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, दोनों फील्ड इंटरेक्ट करती हैं, टॉर्क पैदा होता है और ये रोटेट करना शुरू कर देता है। तो जाहिर बात है अब जब रोटेट कर रहा है तो इसमें इंड्यूस हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स हो रहा है इस कॉइल के अंदर। चेंज इन फ्लक्स कॉइल की वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। वो करंट क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, इस वाले को, यानी बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। बैक ईएमएफ जो है वो करंट पैदा करेगा और करंट इसको अपोज करना शुरू कर देगा। तो ये क्या होगा कि ये जो सप्लाई थी इसकी वोल्टेज को कम करना शुरू कर देगा। ये है डीसी का तरीका। मैंने यहाँ लिखा है इन एसी मोटर व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द स्टेटर। ये स्टेटर नजर आ रहा है आपको, स्टेटर के 3 वायर निकाल रखे हैं, तीनों को एसी सप्लाई देंगे हम, 3 फेज है हमारे पास। तो कहता है वोल्टेज अप्लाई करते हैं स्टेटर के वाइंडिंग को, इस वाइंडिंग को दे रहे हैं हम ऑफ द मोटर की। देन स्टेटर वाइंडिंग जनरेट, ये स्टेटर वाइंडिंग क्या करती है, जनरेट्स करती है किसको, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है किसकी वजह से, 3 फेज की वजह से ये पैदा हो जाती है इसके अंदर। डेट हिट, जो फील्ड जो रोटेटिंग फील्ड है वो हिट करेगी, कट करेगी किसको, रोटर आर्मेचर वाइंडिंग। जो ये रोटर जो बाहर रखा हुआ है इसको अंदर रख देंगे इसके अंदर, तो इस वाइंडिंग को क्या करेगा, वो रोटेटिंग फील्ड हिट करना शुरू कर देगी। ये था एसी का। डीसी में क्या होता है, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम, द रोटर वाइंडिंग, ये एक टर्न दिखाया है, बहुत सारे टर्न होंगे इससे, रोटर पूरा एक रोटर जैसे ही पूरा का पूरा ऐसे रोटर होगा, ये समझे। ये एक जो मैंने दिखाया ना, एक राउंड दिखाया, तो ये एक राउंड नहीं है, समझे, पूरा का पूरा रोटर रखा हुआ है इसके अंदर। और ये इसकी शाफ्ट कनेक्ट हो रही है तब किसके साथ, कम्यूटेटर के साथ। कम्यूटेटर कनेक्ट है बुशेस के साथ और बुशेस कनेक्ट है किसके साथ, बैटरी के साथ। तो व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द रोटर, जब रोटर को वोल्टेज अप्लाई करते हैं वाइंडिंग को थ्रू बुशेस, किसके जरिए आ रहे हैं वोल्टेज, बुशेस के जरिए आ रहे हैं, जैसे ब्रेक बुश एंड कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर जो है वो रिंग्स की तरह सूरत में होता है। देन देन रोटर वाइंडिंग, ये रोटर जो इसके अंदर बीच में से इतना का रोटर रखा हुआ होगा, इसकी जो वाइंडिंग है जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। डेट इंटरेक्ट, ये फील्ड इंटरेक्ट करती है परमानेंट मैग्नेट जो पहले से ऑलरेडी मौजूद थे। तो इंटरेक्ट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, परमानेंट मैग्नेट को ऑफ द स्टेटर की। ये स्टेटर रुका हुआ है। फाइनली रोटर स्टार्ट रोटेटिंग, रोटर क्या करता है, स्टार्ट करता है। रोटर स्टार्ट करेगा तो इसमें भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाएगा। उसमें भी पैदा होगा जब एसी सप्लाई थी और यहाँ पर भी पैदा होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई एसी सोर्स के जरिए भी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई किसके जरिए, यानी रोटर ने रोटेट करना शुरू कर दिया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और यहाँ पे रोटर ने रोटेट करना शुरू कर दिया क्योंकि टॉर्क पैदा हुआ उसके अंदर, और उसके वजह से क्या हुआ, वहाँ इंड्यूस होके फिर टॉर्क बाद में पैदा हुआ था। इसमें दोनों फील्डों ने आपस में इंटरेक्ट किया, ये क्या हुआ, टॉर्क पैदा हुआ और ये मूव कर रहा है। अब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, इसमें भी चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, यहाँ पर भी चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ यहाँ भी आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ भी पैदा हो जाएगा। चाहे एसी सोर्स के जरिए आप पैदा कर लें, चाहे डीसी सोर्स के जरिए जनरेट कर दें इंड्यूस ईएमएफ को, यानी इंड्यूस ईएमएफ का मतलब है बैक ईएमएफ, ठीक है। देखिए बैक ईएमएफ जनरेशन किस तरह जनरेट होता है, अब ऊपर दिखा चुका था। एन एसी मोटर में क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर, हमने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। रोटेटिंग फील्ड जो थी उसकी वो क्या कर रही थी, हिट कर रही थी, कट कर रही थी रोटर को एसी के अंदर। 3 फेज सप्लाई दी थी अभी ऊपर दिखाया था, रोटर बीच में रख दिया और उसने हिट किया किसको, रोटर की वाइंडिंग को, ड्यू टू विच इंड्यूस ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ इज जनरेटेड इन द रोटर वाइंडिंग में बैक ईएमएफ जनरेट हो गया। दिस इंड्यूस ईएमएफ जनरेट इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, वो अपनी फील्ड जनरेट करेगा डेट अपोज द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, वो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। फाइनली अप्लाइड वोल्टेज स्टार्ट टू रिड्यूस, जो अप्लाइड वोल्टेज थे वो कम होना शुरू हो जाएंगे इन द रिस्पॉन्स ऑफ रिड्यूस स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। जाहिरी बात है वो बैक ईएमएफ उसकी फील्ड को क्या करेगा, वो अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि उसका जो अप्लाइड वोल्टेज था स्टेटर का वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे पिक्चर वापस लगा दी ये वाली आपकी।
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी, ठीक है, जो स्टेटर की थी वो कट कर रही थी रोटर को, ही रोटर अंदर रखा हुआ था उसके अंदर, और इस रोटर में क्या हो रहा था, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा था। अब जब इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा तो ये अपनी फील्ड बनाएगा, इसकी फील्ड उसकी फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो भी रहा है वैसे भी इसके अंदर, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उस जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कर रहा था जिसकी अपनी फील्ड थी, उस फील्ड को क्या करेगा, स्टेटर की फील्ड को वो रिड्यूस करना शुरू करेगा, अपोज करना शुरू। उसके अपोज करने की वजह से क्या होगा, इसकी जो सप्लाई वोल्टेज थी, इसकी सप्लाई वोल्टेज कम होनी शुरू हो जाएगी रिस्पॉन्स में। डायरेक्शन ऑफ द बैक ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ की डायरेक्शन होगी टू द अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज मुकाबले में वो उलट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ऑफ द स्टेटर की। आल्सो रिड्यूस द फ्लो ऑफ द करंट इन द स्टेटर वाइंडिंग, जो स्टेटर की वाइंडिंग है उसमें भी करंट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ गया डीसी मोटर। डीसी मोटर मैंने इसमें दिखाया, ये बैटरी थी, उसको सिर्फ डायग्राम में दिखा दिया मैंने। ये हमारी मोटर है और ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं आपको इस तरह से शेप की टाइप में, ये समझिए ये इसके ऊपर बुशेस और कम्यूटेटर है, ठीक है। तो व्हेन रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, जब रोटर घूम रहा है, एंड इंड्यूस ईएमएफ बैक ईएमएफ इज जनरेटेड इन द रोटर, रोटर में जनरेट हो रहा था उसके अंदर, डेट अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज, वो अपोज करेगा किसको, जो अप्लाइड वोल्टेज ऐसे आ रहे थे और ये उल्टा जाना शुरू होगा, बैक ईएमएफ को ई से दिखाया है, ई बी, और जो अप्लाइड वोल्टेज थे उसको वी से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अपोज हो जाएगी। तो कहता है अप्लाइड वोल्टेज के मुकाबले में वो क्या होगा, वो अपोज हो जाएगा, उसको अपोज करना शुरू कर देगा अप्लाइड वोल्टेज को, इसका बैक ईएमएफ। डायरेक्शन जो होगी उसमें भी अपोजिट थी, इसमें भी अपोजिट होगी अप्लाइड वोल्टेज के साथ। उसमें भी वो करंट को रोक रही थी स्टेटर वाइंडिंग की, यहाँ पे किसको रोकेगी, रोटर के अंदर जो करंट आ रहा था उसकी रोटर वाइंडिंग को रोकेगी। उसमें स्टेटर वाइंडिंग के करंट को रोक रही थी, यहाँ पे रोटर के वाइंडिंग के करंट को रोकना शुरू करेगी। वहां पे जो बैक ईएमएफ था वो स्टेटर के अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट था, यहाँ पे जो बैक ईएमएफ था वो रोटर के अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट है, ठीक है। ये तो हो गए तरीकेकार। अब इसके बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं उसके, तो यहाँ पे बेनिफिट जो है मोटर के बैक ईएमएफ का बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं मोटर के लिए, तो कहता है लिमिटिंग द करंट, करंट को कम करना। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जाहिर बात है जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करेगा, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको कम करेगा, जब अप्लाइड वोल्टेज कम होगा उसका करंट भी कम हो जाएगा। तो कहता है व्हेन इंड्यूस ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ जनरेटेड इन द मोटर, अब यहाँ जनरल कह रहे हैं हम, ना एसी ना डीसी। हमने पढ़ लिया कि एसी में स्टेटर के जरिए अप्लाइड वोल्टेज देते हैं और डीसी के अंदर रोटर के जरिए अप्लाइड वोल्टेज देते हैं, डीसी वोल्टेज दिए जा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर क्या हो रहा था, बैक ईएमएफ का पैदा हो रहा था और बैक ईएमएफ क्या कर रहा था, अप्लाइड वोल्टेज को कम कर रहा था, कोई सा भी केस हो। लेकिन अब जब कम हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसे दो जनरल पढ़ेंगे इसको यहाँ पे। व्हेन एन इंड्यूस ईएमएफ बैक ईएमएफ इज जनरेटेड इन द मोटर, अब मैं स्टेटर और रोटर की बात खत्म कर दिया, मैंने जनरल बताऊंगा, क्योंकि चाहे स्टेटर हो चाहे रोटर हो, चाहे एसी मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, एसी मोटर में स्टेटर की अप्लाइड वोल्टेज को वो कम कर रहा था, डीसी मोटर के अंदर डीसी रोटर जो लगा हुआ था उसका रोटर की अप्लाइड वोल्टेज को कम कर रहा था, ठीक है। यानी कि अप्लाइड वोल्टेज को कम करना है इंड्यूस ईएमएफ का काम। तो इंड्यूस ईएमएफ जो है जनरेट हुआ था मोटर के अंदर किसी भी तरीके से, एसी या चाहे डीसी से, डेट अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, वो अप्लाइड वोल्टेज जो है जिस तरीके से अप्लाइड किए जा रहे थे चाहे एसी के थ्रू चाहे डीसी के थ्रू, उसको वो रोक रहा था मोटर के, ड्यू टू विच करंट इन द वाइंडिंग रिड्यूस। तो उसकी जो, अगर वो एसी था तो स्टेटर वाइंडिंग में करंट कम हो जाएगा, अगर वो डीसी था तो उसकी रोटर वाइंडिंग में कम हो जाएगा। तो जो भी वाइंडिंग है उसकी वाइंडिंग में जो अप्लाइड वोल्टेज की वाइंडिंग थी, अप्लाइड जहां पे वोल्टेज किया जाता है उस वाइंडिंग के करंट को कम कर देगा। दिस सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी इसेंशियल, ये जो खुद ब खुद रेगुलेट कर रहा होता है, करंट को कम कर रहा होता है, फॉर प्रिवेंटिंग द मोटर फॉर ड्राइंग एक्सेसिव करंट, ज्यादा करंट उसके अंदर वाइंडिंग में जाए उसको रोक देता है ये बैक ईएमएफ। ओवर हीटिंग, उसको मोटर को हीट होने से बचा लेता है। पोटेंशियली डैमेज द मोटर, यानी कि आखिर ओवरऑल ये कहें कि मोटर को डैमेज होने से बचा लेता है। यानी कि करंट रिड्यूस कराने से क्या होता है, एक काम तो उसका ज्यादा करंट नहीं गुजरता उसके अंदर, दूसरा काम ये होता है ओवर हीटिंग नहीं होती, तीसरी चीज वो मोटर डैमेज नहीं होती। तो करंट को कंट्रोल कर लेते हैं, करंट रेगुलेशन भी कहा जाता है इसको। दूसरा होता है स्पीड रेगुलेशन, यानी कि इफेक्ट ऑन स्पीड, मोटर स्पीड, मोटर की स्पीड पे। कहता है कि बैक ईएमएफ जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है उसका, किसका, स्पीड ऑफ द मोटर के साथ। अगर स्पीड की मोटर की अगर स्पीड बढ़ेगी तो ये इनिशियली तो ये बढ़ेगा लेकिन बाद में उसकी स्पीड को कम कर देगा ये, तो इनवर्स काम है। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा लेकिन इसके बढ़ने से क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो इन दोनों का रिलेशन क्या बना, आपस में इनवर्स बन गया, इसके बढ़ने से वो कम हो जाएगा। स्पीड के बढ़ने से ये बढ़ता है लेकिन इसके बढ़ने से वो कम हो जाता है।
कौन स्पीड कम हो जाती है मोटर की। वेन मोटर इज रनिंग एट हायर स्पीड, फर्स्ट कर ले मोटर रन कर रही, घूम रही है बहुत हाई स्पीड के साथ, ड्यू टू विच बेक ईएमएफ विल बी हायर, तो बेक ईएमएफ भी हायर पैदा होगा, ड्यू टू विच करंट विल रिड्यूस, करंट कम होगा, एज ए रिजल्ट मोटर स्पीड विल डिप एंड रन ऑन द कंसिस्टेंट स्पीड। कहता है कि बेक ईएमएफ जैसी मोटर हाई स्पीड पे चल रही थी, मोटर की हाई स्पीड की वजह से ईएमएफ भी हाई पैदा हो गया। जब ईएमएफ हाई पैदा होगा तो वो रिड्यूस करा देगा किसको, करंट को, चाहे वो स्टेटर वाला हो, चाहे एसी वाला, चाहे डीसी वाला, कोई सा भी हो, लेकिन उसके करंट को, जो उसके अप्लाइड करंट था उसको कम कराएगा। जब करंट को कम कराएगा तो स्पीड, पहले वो तेज चल रही थी मोटर, लेकिन स्पीड क्या होगी, इसमें डिप मार जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी। रिजल्ट में क्या होगा, स्पीड डिप मार जाएगी और रन करना शुरू करेगा, वो अपना कंसिस्टेंट स्पीड, अपनी मुसलसल स्पीड के साथ चलना शुरू कर देगा। तो हायर स्पीड पे क्या होगा, वो खुद ब खुद ही सेल्फ रेगुलेशन हो जाती है, स्पीड की रेगुलेशन कर लेती है वो। सिमिलरली व्हेन मोटर इज रनिंग एट लो स्पीड, अब फर्ज करें कि मोटर चल ही बहुत हल्की स्पीड पे रहे, यानी कि अब कोई जो मोटर के साथ जो मैकेनिकल लोड लगा रखा था वो इतना हेवी था कि वो मोटर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बास का देखते हैं ना, मोटर की स्पीड स्लो हो जाती है। अगर वॉशिंग मशीन में मोटर लगी हुई है, आपने देखा है, कपड़े ज़्यादा डालते हैं तो क्या होगा, वो मोटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी तो ज़्यादा करंट लेगी, ठीक है, उसको चलाने के लिए। तो कहता है व्हेन मोटर इज रनिंग एट, और अगर बहुत ज़्यादा ही कपड़े डाल दिए आपने तो एंड ये होगा, ज़्यादा करंट की वजह से मोटर जल जाएगी आपकी। तो कभी ऐसा नहीं कीजिएगा ज़्यादा कपड़े डाल दें ताकि चलो करंट बढ़ जाएगा। जी, करंट बढ़ने का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा इस बात को कि ज़्यादा करंट जो है वो डैमेज करता है चीज़ों को। तो कहता है व्हेन मोटर इज रनिंग एट लोअर स्पीड, अगर मोटर रन कर रही थी कम स्पीड के ऊपर, या ये समझ लीजिए कि हायर द मैकेनिकल लोड, जब मैकेनिकल लोड था, जैसे कि पानी की मोटर पानी खींच रही है तो बहुत ताकत से खींचना पड़ रहा है उसको, बहुत नीचे से, या बहुत ऊपर पहुंचाना पड़ रहा है तो बहुत ताकत लगानी पड़ रही है ऊपर टंकी को भरने के लिए। या पानी की जो वॉशिंग मशीन थी उसमें कपड़े आपने ज़्यादा डाल दिए तो बहुत ज़्यादा लोड हो गया, तो क्या होगा, वो स्लो स्लो उसका जो फैन होगा, वो जो राड होगी उसकी जो रोटर घूमेगा उसका बहुत स्लो स्लो घूम रहा होगा, ड्यू टू विच बेक ईएमएफ विल बी लोअर, तो ज़्यादा स्पीड ही कम है तो बेक ईएमएफ भी कम होगा, नतीजा क्या होगा, करंट विल इंक्रीज, तो नतीजा इसमें क्या होगा, करंट को बढ़ना पड़ेगा, तो करंट बढ़ जाएगा किसका, जहाँ पे अप्लाइड किया हुआ, चाहे एसी चाहे डीसी हो, टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड टॉर्क, इतना टॉर्क तो मिले कि वो चीज़ घूमे, एज पर द मैकेनिकल लोड रिक्वायरमेंट, जो मैकेनिकल लोड की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो घूम सके। तो कहने लगे हाई स्पीड के ऊपर क्या करता है, ये करंट को रिड्यूस करा देता है और डिप मार जाता है, और जब बहुत ही स्लो चल रहा है, लो स्पीड चल रहा है, तो करंट को बढ़ाएगा ताकि वो लोड इतना टॉर्क पैदा करे कि मैकेनिकल जो लोड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। दोनों केसेस मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी। समरी क्या हुआ ओवरऑल, तो कहता है कि इन मोटर में क्या होता है, बेक ईएमएफ इज द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। देखें, बेक ईएमएफ कुछ भी नहीं होता है, ये सेल्फ खुद ब खुद ही पैदा होने वाला वोल्टेज होता है, और वो क्या करता है, डेट अपोज द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द मोटर। मोटर में जहाँ से आप वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं वो उसको वो अपोज करता है। अगर एसी है तो स्टेटर के थ्रू दे रहे होते हैं, डीसी अगर सोर्स है, डीसी मोटर है तो आप रोटर के थ्रू दे रहे होते हैं। कोई सा भी सोर्स ले लीजिए, लेकिन सेल्फ जनरेट होगा, और जहाँ से भी आपने अप्लाइड वोल्टेज दिए हैं, सप्लाई किए हैं वोल्टेज, उसको वो अपोज करेगा। पहला काम तो ये होता है। ये समरी, ये रिजल्ट है इसका, ठीक है। ये समरी लिखें, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं हेडिंग में इसको। हेल्प टू रेगुलेट द करंट एंड स्पीड ऑफ द मोटर, करंट को कंट्रोल भी करता है, रेगुलेट करता है, और मोटर की स्पीड को भी रेगुलेट करता है, बढ़ाता है और कम करता है। कौन, बेक ईएमएफ। अगर लो स्पीड से चल रहा था तो वो कहेगा कि इसको तेज कर दो, यानी कि करंट बढ़ा दो, और अगर हाई स्पीड पे था तो बोलेगा करंट को कम कर दो ताकि स्पीड कम हो जाए इसकी, ठीक है। तो अपोजिट तो काम करना ही है उसको, ईएमएफ को तो कंट्रोल को करंट करता है, और स्पीड को कंट्रोल कर रहा होता है मोटर की, बेक ईएमएफ। इंश्योरिंग द सेफ एंड इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द मोटर, और ये इंश्योर करता है कि मोटर का जो ऑपरेशन है वो एफिशिएंट हो और सेफ हो, ऐसा नहीं हो कि डैमेज हो जाए। तो उससे भी ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है और इफिशिएंट ऑपरेशन देता है मोटर की। अच्छा, लास्ट कहता है कि इसेंशियल है किसके लिए, बेक ईएमएफ इज इसेंशियल फॉर मोटर डिजाइन, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। अगर मोटर की परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी है तो बेक ईएमएफ को देख के डिजाइन किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।